नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। और यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके सिंपली आगे नहीं बढ़ जाते, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पोर्शन है वो कवर करते हैं और कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। ये सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डेली होती हैं एंड दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियोस अपलोडेड मिल जाती है। अभी तक मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि हमने 2014 से लेके 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है ना। एंड अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें आज है डे नंबर 51 और इसी 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। इसके पहले के क्वेश्चंस हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो वो 1.25 या 1.5 पर वीडियो की स्पीड को करके देख सकते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। जिसने भी पहला पोर्शन स्किप कर दिया है उसे बस मैं इतना बता देता हूँ कि अभी हम 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। एक और बात, आज ही आपको करंट अफेयर्स का सेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम नवंबर कि मंथली करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 2 है, वो कवर करेंगे, है ना। उसमें लास्ट 15 डेज जो है नवंबर के, उसकी करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे। एंड जैसे ही दिसंबर आता है, ओ सॉरी, जैसे ही जनवरी आता है, हम दिसंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर देंगे, है ना। ये करंट अफेयर जो है ये मंथली करंट अफेयर्स होती है एंड हम किसकी फॉर्म में करते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं। तो अगर आप कहीं और से भी करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन की फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्लास में आके, है ना। अब देखिए जरा, तो 61st क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सर्विस एरिया अप्रोच, ठीक है, को बोला गया है किसने इंप्लीमेंट किया था। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सोच लो। हर क्वेश्चन में मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा, आप सोचेंगे समझेंगे आंसर मार्क करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपके 15 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए, देखिए हुआ क्या कि एक्चुअली ये जो सर्विस एरिया अप्रोच है ना, इसे लॉन्च किया जाता है 1989 में, है ना। और उस साल के हिसाब से इसे 30 इयर्स कंप्लीट हो गए थे एज ऑफ 2019, है ना। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, जो भी चीजें 5, 10, 20, 30, 50 साल जिसे भी कंप्लीट हो रहे हैं वो चीजें हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन 1989 में, सॉरी, सर्विस एरिया अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया गया था, इस वजह से 30 इयर्स के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअल में था क्या कि पहले ये लीड बैंक स्कीम के नाम से लॉन्च करी गई थी 1969 में, ठीक है। बट हुआ क्या, उसके बाद इसको नाम चेंज कर दिया गया, या मैं ऐसे बोलूं कि इसका एक्सटेंशन था, ठीक है। एक्सटेंशन था सर्विस एरिया अप्रोच, है ना। इसे लॉन्च किसने किया था, इट वॉज लॉन्च्ड बाय, ऐसे लिख देता हूं पूरा ही, चलो, लॉन्च्ड बाय आरबीआई, ठीक है। तो ये चीज थी जो आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा कुछ भी पता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
थोड़ी चीजें हैं जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये क्या है, बस इसका ऑब्जेक्टिव और कब ये आया था उतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है, तो उतनी ही बस नॉलेज मैंने आपके लिए यहाँ पे रख दी है। जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसे लॉन्च किया गया था 1978 में, बट उसे इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टार्ट करी गई थी 1980s में। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 1970s में ये स्कीम आई थी, 1970s में स्कीम आई थी। और रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड इसके ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। इनका काम था पॉवर्टी एलिवेशन करना, ठीक है, एसेट्स प्रोवाइड करना। अब रूरल एरियाज है, वहां पे उनके लिए एसेट्स क्या होंगे, जैसे लाइफ स्टॉक्स, टूल्स, ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करना रूरल पुअर को, और उनके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। क्योंकि आपको पता है रूरल एरियाज में 1970s की बात चल रही है, उस टाइम पर इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट करना इतना वायबल मतलब कि वो ऑप्शन नहीं था। तो इस वजह से ऐसी चीजें कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहन देना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनके अंदर प्रमोट करना, ये ज्यादा बेटर था। ठीक है, तो ये किया गया स्कीम के तहत। उसके बाद लीड बैंक स्कीम, ये मैंने आपको बता दिया 1969 में ये लॉन्च करी गई थी, आरबीआई ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है इसका नाम चेंज कर दिया सर्विस एरिया अप्रोच 1989 में। ओके, इसका क्या था, लीड बैंक स्कीम का क्या काम था कि ये एज अ लीड बैंक काम करेगा टू ईच डिस्ट्रिक्ट टू कोऑर्डिनेट दी क्रेडिट फ्लो मतलब कि लोन्स वगैरह देना। ठीक है, और जितने भी आपको देखा है अर्बन एरियाज में ज्यादा लोन्स दिए जाते हैं, है ना, वहां पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो लोन ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि वापस कर देंगे, बट रूरल एरियाज में मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो रूरल और अर्बन का जो गैप बन रहा था, उस गैप को पूरा करने के लिए ये लीड बैंक स्कीम को लाया गया। ठीक है, और ऐसे ही और सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब जब रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बात करी गई थी कि 100 डेज अनस्किल्ड वेज लेबर इन रूरल एरियाज की यहाँ पे बात करी गई, मनरेगा की यहाँ पे बात चल रही है। मनरेगा में कुछ चेंजेस किए गए हैं रिसेंटली, वो हम करंट अफेयर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब ये एक्ट 2005 में आया था, मैं इसीलिए ये चीजें बोल रहा हूँ। अगर ये आपको दिया गया था ऑप्शन में, तो हो सकता है कि इससे अब क्वेश्चन बना दिया जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, कि कौन सी स्कीम कब आई, कौन सी स्कीम पहले आई बाद में आई। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको इतना पता होना चाहिए। ऐसे याद रखो, लीड बैंक स्कीम 1960s, फिर ये 1970s, ये तो 2000s की बात चल रही है ना। मनरेगा तो 2005 में आया था, ये तो सबको याद ही होता है, और इस साल के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात करें 2015, इस साल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसको 20 साल पूरे हो गए, इसको 10 साल पूरे हो गए। तो अब जो ये स्कीम्स है ये काम है, और इसमें तो अभी चेंजेस भी लाए गए हैं। तो महात्मा गांधी ये जो मनरेगा है, ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, अब नेशनल स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब नेशनल लेवल पे स्किल डेवलप कर रहे हैं लोगों के, ताकि वो क्या कर सके, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ उनके स्किल्स अलाइन कर सके, बस इसलिए ये स्कीम लाई गई थी 2015 में। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए जरा, यहाँ पे जो हमारा 62nd क्वेश्चन है ये रिलेटेड है सैंड से मेनली। ठीक है, ठीक है, और किससे है कि जो माइनिंग करी जाती है मिनरल्स की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है एंड क्या गलत है। चलिए, ओके, चलिए अब देखिए जरा, ये बोला गया कि सैंड इज अ माइनर मिनरल
अकॉर्डिंग टू दी प्रिवेलिंग लॉ इन दी कंट्री। अब ना इसे आप वैसे भी समझ सकते थे, मेजर मिनरल्स किसे बोला जाएगा, जो चीजें बहुत ही हार्ड टू फाइंड है एंड हमारे देश को उसकी जरूरत भी है ना, उन्हें मेजर माना जाएगा क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो रहेगी। सैंड आपको पता है इजीली मिल जाती है ना रिवर बेड्स में एंड इधर उधर, तो ऑब्वियसली वो माइनर मिनरल्स में ही आएगी, और ये बात आप कॉमन सेंस से समझ सकते थे, तो ये चीज ठीक है। ठीक है। और अगर आपसे आपको बोला जाए कि अगर अच्छा नॉलेज से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो एक MMDR एक्ट है। कब आया था ये एक्ट? 1957 में। ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है पेंटा भी टेढ़ा है इसलिए टेढ़ा लिखा जा रहा है। MMDR एक्ट कब आया था? मैंने बताया आपको 1957। ठीक है। अब इसमें लिखा गया था, और ये MMDR क्या है? ये MMDR है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेटरी, सॉरी, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अब देखो जरा क्या हुआ कि इसमें लिखा गया है कि सैंड एक माइनर माइनर मिनरल है। ठीक है। अभी सेकंड स्टेटमेंट पे भी मैं आऊंगा, पहले थर्ड पे चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ मेजर ऑफ माइनर मिनरल्स। अब देखो ये चीज भी एकदम करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइनिंग का ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लॉस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लॉस, और स्टोरेज से रिलेटेड लॉस, स्टोरेज, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो पावर्स हैं, इनसे रिलेटेड रूल्स को फ्रेम करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब आइए इधर, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो मतलब पावर्स है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। SG लिख लो, स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, अब आप बोलते कि अच्छा कि इतना नहीं पता तो कैसे कर सकते हैं, है ना? तो मैंने आपको कितनी बार बोला है कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझो। मैंने आपको क्या बोला है, जब भी वो किसी चीज को ज्यादा समझाने की कोशिश करें, आपको समझ जाना चाहिए वहां पे कुछ ना कुछ झोल हो सकता है। जैसे कि ये इतना भी कर सकते थे, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स, यहाँ पे खत्म, अगर इन्हें ठीक करना होता। बट इन्होंने और बड़ा स्टेटमेंट को और ज्यादा समझाने की कोशिश करी, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, जब भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ ये बात, आपको ये समझ जाना है कि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई झोल है, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1 and 3। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है? कि अगर किसी को भी इतनी बात पता हो कि मेजरली जैसे बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है कि हमने जो डेट हमारा है वो किसका सबसे ज्यादा है, कौन सी करेंसी में, ये सारी चीजें वहां पे होती है। और अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कर रहे हो ना, जैसे जो मैं आपको करवाता हूँ, उसमें आपको पता है कि मैं एक सेक्शन ऐसा रखता हूँ पॉइंटर्स वाला, है ना? जो वो पॉइंटर्स वाला सेक्शन होता है उसमें ये चीजें मैं देता हूँ हमेशा, है ना? ये सारी चीजें उसमें एडेड होती है हमेशा, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि पॉइंटर्स आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, उतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को करना भी है ना? तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे लिखा गया है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। ऐसा नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज जो है उनके द्वारा सबसे ज्यादा जो लोन है या सबसे ज्यादा जो डेट है, एक्सटर्नल डेट जो है, एक्सटर्नल डेट का मतलब फॉरेन डेट, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जो डेट है वो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज का है। जैसे जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हो गए, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हो गए, ठीक है, और बैंक्स हो गए, ठीक है, ETC, ऐसे ही और जितनी भी आपको प्राइवेट एंटिटीज देखने को मिलती हैं या नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज देखने को मिलती है, तो ये गलत हो गया। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डोमिनेटेड इन US डॉलर, ठीक है,
ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। अब मैंने आपको क्या बोला, वही दूसरी वाली जो मैंने आपको चीज बताई है कि यार आप ढूंढो कि क्या ये पूरी स्टेटमेंट को कहीं एक्सट्रीम तो नहीं बना रहे। मैं बोलता हूँ एक वर्ड आपने ऑल देख लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि ये तो एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ आपको, हमेशा जब आपने एक एक्सट्रीम वर्ड पकड़ लिया फिर पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा है, स्टार्टिंग में वो एक्सट्रीम वर्ड यूज करते हैं बट आगे जाके वो स्टेटमेंट को थोड़ा नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको समझना है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो वो नहीं खेल रहे, ये तो ठीक हो सकता है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने पूरी स्टेटमेंट को बहुत एक्सट्रीम बना दिया। आपको पता है कि हम जो लोन्स लेते हैं, इतना बड़ा हमारा क्या है, इतना बड़ा हमारा वर्ल्ड है, हम अलग अलग जगह से, कोई हमारी हेल्प कर रहा है, कोई हमारी हेल्प कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि सारा का सारा जो डेट हो वो यूएस डॉलर में हो। हाँ, ये बोला जा सकता है कि मैक्सिमम जो है वो यूएस डॉलर में है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ नॉट ऑल बट यूएस डॉलर में जितना भी लोन है वो लार्जेस्ट है, कि सबसे ज्यादा जो लोन देखा गया कि कौन सी करेंसी में लिया है वो यूएस डॉलर में देखा है। पर क्या इसमें अदर करेंसीज नहीं है, अदर भी है, अदर करेंसीज भी हैं, जैसे कि हमारा आईएनआर, इंडियन रुपीस, ठीक है, जापानीज येन, जापानीज येन, ठीक है, जापान की जो करेंसी है, उसके बाद यूरो, ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है आईएमएफ के अंदर एक सेट ऑफ करेंसीज है, बास्केट ऑफ करेंसीज है, उन्हें क्या बोला जाता है मिला के, एसडीआर, है ना, तो उसमें भी हमारा लोन है। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा लोन यूएस डॉलर में ही है, तो ये भी गलत हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपको घर लेके जाना चाहिए था अपने साथ, है ना, इसके मार्क्स आपको घर लेके जाने चाहिए थे। अब देखो जरा, तो नीदर वन नॉट टू। और कभी भी याद रखना यार, हम जब बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं ना, तो हम एक्सट्रीम सोचना बंद कर देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार नीदर वन नॉट टू भी हो सकता है। बट मैं बोलता हूँ कि जो आपको उस टाइम पर सबसे बेस्ट लगे आप वो करना। कभी भी अपने दिमाग में ये मत लाना कि यार दोनों ही स्टेटमेंट तो वो गलत नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि उस प्रेशर में ऐसे भी थॉट आते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसे थॉट आते हैं, आपने देखा है कि आपने देखा कि यार 5 क्वेश्चन है और लगातार 5 क्वेश्चन जो है, पांच उसके 5 ए ही आ गए या बी ही आ गए या सी आ गए। भाई ऐसा भी होता है, मैं लास्ट क्लास में आपको बताना भूल गया, नहीं तो मैंने लास्ट क्लास में सोचा था कि ऐसा मत सोचना कभी भी। हमने 4 क्वेश्चन करे थे, 4 क्वेश्चन के जो आंसर थे वो ऐसे ही थे, एक ही सीरीज के थे। तो जब वहाँ हम सर्कल कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि अरे यार नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने पक्का कोई क्वेश्चन गलत किया होगा, और वो प्रेशर आगे लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि एक सीरीज में एक साथ सारे के सारे करेक्ट जो हैं वो एक ही लाइन में बन जाते हैं, मतलब ए या फिर बी बी। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना और प्रेशर लेके आगे वाले क्वेश्चन में मत जाना। ठीक है, अब देखो जरा, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, कि इनमें से एसेट के रूप में किसको नहीं रखा जाता है। 10 सेकंड दे रहा हूँ, छोटा क्वेश्चन है, मुझे मार्क करिए आप एंड मुझे बताइए क्या सही है। चलिए, देखिए, डायरेक्ट एक चीज पे आता हूं मैं, डिपॉजिट्स पे। ठीक है, क्या है डिपॉजिट्स? आपको पता है डिपॉजिट वो फंड है जो कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं, आर फंड्स, आर फंड्स प्लेस्ड बाय, प्लेस्ड बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स इनटू देयर अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट्स मतलब, ठीक है। अब क्या है देखो, अगर डिपॉजिट वो चीज है जो मेरी चीज है और मैं बैंक के पास रख रहा हूं, तो ये बैंक के लिए क्या बन गया, बैंक इज ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न इट व्हेन अ पर्सन डिमांड्स। ठीक है, व्हेन अ पर्सन डिमांड्स मतलब कि जब
कोई भी इंसान अपने पैसों को वापस लेना चाहे तो ये ऑब्लिगेटेड है बैंक के लिए कि वो उसे रिटर्न करेगा। तो जब ऐसी चीजें हैं तो ये क्या बन गया, ये एसेट तो नहीं, ये तो लाइबिलिटी है बैंक के लिए, कि इनका पैसा मेरे पास रखा हुआ है और जब ये चाहेंगे मुझसे वापस लेंगे तो ये तो लाइबिलिटी बन गई। ये एसेट थोड़ी है। एसेट क्या होता है, जो मेरी चीज है और उससे मुझे आगे आने वाले फ्यूचर में मुनाफा होगा। वो मुनाफा ऐसे भी हो सकता है कि कोई लैंड है और उसके रेट बढ़ जाए, या फिर कॉन्टिन्यूसली मुझे उसका कोई प्रॉफिट हो रहा है मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, है ना, वो एसेट होता है। बट डिपॉजिट कोई एसेट नहीं होता। डिपॉजिट तो क्या होता है, डिपॉजिट तो लाइबिलिटी होती है बैंक की, ये आपको याद रखना है। इन्वेस्टमेंट जैसे है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एसेट है, मैंने कहीं पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, अब उसका मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कुछ कुछ टाइम में, ठीक है। एडवांसेस, एडवांसेस क्या है, एडवांसेस भी वो होते हैं कि मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है और वो एज अ एसेट वर्क करता है। मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, ये क्या होता है आपको पता है ना, कि एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक को पैसा देता है ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए, या फिर अप टू, और लिखना पड़ेगा बीच में, और अप टू 14 डेज के लिए, ठीक है। फोर्टनाइट भी बोलते हैं इसे, है ना। तो 14 डेज के लिए या एक रात के लिए जो पैसा एक बैंक दूसरे बैंक को देता है वो क्या हो गया, वो उसका एसेट हो गया। कैसे, मैंने किसी और बैंक को ये पैसा दिया, तो अब क्या होगा, मुझे उससे वो जब पैसा वापस मिलेगा तो कुछ इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो वो मेरे लिए एसेट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट हो गई, एडवांस हमारा एसेट हो गया, पर डिपॉजिट क्या है, लाइबिलिटी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, तो याद रखना, डिपॉजिट इज अ लाइबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, और लाइबिलिटी किसके लिए, बैंक के लिए। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कॉन्ट्रीब्यूटर और कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, कि मतलब वो इनमें से कौन सी वो चीजें हैं जिससे करेंसी क्राइसिस का जो रिस्क है हमारा वो कम हो जाएगा। 15 सेकंड से सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए देखिए, अब करेंसी क्राइसिस में आपको ये चीज समझनी है कि हमारी जो करेंसी है वो कब ज्यादा स्ट्रांग होगी, जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी होगी। हमें करेंसी क्राइसिस का भी रिस्क कब होगा, जब हमारे पास फॉरेन करेंसी ज्यादा होगी, है ना। तो करेंसी क्राइसिस का रिस्क कब कम होगा, जब हमारे पास ज्यादा क्या होगी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी हमारे पास ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसी को मध्य नजर रखते हुए हम सारी चीजें पढ़ते हैं। द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर। अब आप एक बात सोचो, एक आईटी सेक्टर है इंडिया का, ठीक है, वो जो करेंसी अर्न कर रहा है वो फॉरेन करेंसी है, तो इससे क्या होगा, हमारी फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रही है, तो जब हमारी फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रही है तो करेंसी क्राइसिस का रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी उतना करेंसी क्राइसिस का रिस्क कम। अब आ जाओ थर्ड पे, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। अब इसका रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंसेस में वैसे भी हम वर्ल्ड पे नंबर 1 पे है, ठीक है। तो होता क्या है कि रेमिटेंसेस का मतलब कि जब आप समझ लो आपका कोई घर पे भाई है या बहन है या मदर है या फादर है, वो क्या कर रहे हैं, वो अब्रॉड जा रहे हैं, मीन्स कि किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं और वहां जाकर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम टू टाइम वो आपको वापस पैसा भेजेंगे इंडिया में, है ना। अब जो वो इंडिया में पैसे भेजेंगे वो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में होगा, जिसे बाद में इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके हमें दे देगी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें इंडियन करेंसी चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी में वो रेमिटेंस आ रहे हैं, आप तक वो जब पहुंच रहे हैं वो आईएनआर में कन्वर्ट हो चुका है, बट इंडियन गवर्नमेंट के पास वो फॉरेन करेंसी में ही आ रहा है। तो जितने ज्यादा रेमिटेंसेस होंगे, जितने ज्यादा रेमिटेंसेस बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा
फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। और फिर से मैं वही बात बोलूंगा, जब फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो करेंसी क्राइसिस का रिस्क कम होगा। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है वो तो मुझे करेक्ट दिख रहे हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ेंगे तो फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, फॉरेन करेंसी तो वैसे ही अगर इंडिया की आईटी सेक्टर कमा रहे हैं तो वैसे इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे आओ, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये मुझे आपको समझाना है। देखो, एक कहानी की तरह इसे समझते हैं। जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट जब ज्यादा खर्च कर रही है, मान लो कोई रोड बनाने में खर्च कर रही है कुछ पैसा, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कर रही है। अब उसमें क्या है, क्या पता कुछ फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज हो, है ना, क्या पता कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज हो। हमें तो हर चीज देखनी है। जब एक ऑप्शन इतना वाइड लिखा हुआ है तो हम तो हर चीज देखेंगे। तो मान लो कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, या फॉरेन मटेरियल यूज हो रहा है, ऐसा मटेरियल यूज हो रहा है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट की वजह से, मटेरियल की रिक्वायरमेंट की वजह से, मटेरियल हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, मटेरियल की रिक्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, अब जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो उसकी जो हमें पेमेंट करनी होगी वो फॉरेन करेंसी में करनी होगी, वो फॉरेन करेंसी में करनी होगी। इंटरनेशनली अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमें फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना होगा। तो जब ट्रेड होगा, जब ट्रेड बढ़ेगा, तो हमारे देश की फॉरेन करेंसी जो है, जो फॉरेन करेंसी है उसमें हमें करना पड़ेगा ट्रेड। इसे हटा के ऐसे कर देता हूं, तो इवेंचुअली हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो फॉरेन करेंसी है वो तो डिक्रीज हो रही है, वो तो डिक्रीज हो रही है। और जब फॉरेन करेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि करेंसी क्राइसिस का रिस्क बढ़ रहा है। समझे इस चीज को। तो जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उससे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो हमें ट्रेड के लिए फॉरेन करेंसी का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व है वो कम होते हैं, एंड इस वजह से करेंसी क्राइसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया गलत। तो क्या हो गया, 1 और 3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, दिया करिए कि क्या आपको क्लास बेनिफिशियल लग रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन, इसमें यह बोला गया है कि ये सारी कमीशंस हैं। ठीक है, इनमें से वो कौन सी कमीशन है जिसने ये सजेस्ट किया था कि गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मतलब स्टेट का कोई बंदा नहीं होना चाहिए, कोई बाहर से बंदा होना चाहिए, एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स। जो कि आज होना बहुत मुश्किल है, बट हाँ, ऐसा सजेस्ट किया गया था कि स्टेट पॉलिटिक्स से बाहर का इंसान हो, जिसका नेशनली कोई पॉलिटिक्स से लेना देना ना हो, ताकि वो एक ब्रिज की तरह काम कर पाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जो कि आज ऐसे अपने टाइम में, जो हमारा टाइम चल रहा है, इसमें ऐसा होना बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि जिसे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल फेवर्स चलते हैं इधर। ओके, विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रीसेंट पास्ट। ऐसे इंसान को गवर्नर बनाना चाहिए जो क्या करेगा, एक ब्रिज की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ब्रिज की तरह, ब्रिज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसी रिकमेंडेशन इनमें से किसने दी थी, है ना। तो आपको जब भी, एक बात मैं बता देता हूं, सरकार या कमीशन जो है, हमेशा याद रखना, ये सेंटर स्टेट रिलेशन पर बात करी है इन्होंने हमेशा। किस पर, सेंटर स्टेट रिलेशंस पर। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए ना जिसमें सेंटर और स्टेट रिलेशन से रिलेटेड बात हुई है, आप समझ जाना वो सरकारिया कमीशन है। और यहाँ पे भी सेंटर स्टेट से रिलेटेड की बात करी गई है, तो यही है। बट क्या बाकियों के बारे में हमें नहीं पढ़ना क्या, बिल्कुल पढ़ना है। मैंने आपके लिए आगे चीजें इंक्लूड कर रखी हैं, जिससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि ऊपर ऊपर से कि इनका रोल क्या था, है ना, क्यों इन कमीशंस को बनाया गया था। जैसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अब ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड ये बात करते होंगे। तो ये वही है, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट जो आई थी उसमें लोकपाल एंड लोकायुक्त की बात करी गई थी। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त आपने लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या होते हैं। इनकी बात, जो रिकमेंडेशन है, ये फर्स्ट एआरसी में ही कर दी गई थी, ये आप याद रखना।
ठीक है। राजा मन्नार कमेटी जो है, अब देखो इनके नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी कमेटी है, तो ये आप पढ़ लो, ऊपर तो नाम से ही समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड बात हो रही होगी, है ना। अब राज मन्नार कमेटी है, मैंने आपको बोला सरकारी या कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करती है, बट ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करती है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फाइनेंशियल इश्यूज जो है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, उससे रिलेटेड बात करती है। समझे इस बात को। तो राज मन्नार जो है ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन, बट डिफरेंस ये है कि ये फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड इन्होंने बात करी। इन्होंने बोला कि जो स्टेट का रेवेन्यू रेजिंग पावर है उनको आप प्लीज बढ़ाइए, तभी तो स्टेट अपने स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हर चीज डेवलप कर पाएगी जिससे लोगों का भला हो। अगर आप उन तक मतलब उनको वो पावर्स ही नहीं देंगे कि वो फाइनेंस जो है वो इकट्ठा कर पाए, तो फिर वो कैसे अपनी चीजों पर काम कर पाएंगे, है ना। तो यही बोला गया कि जैसे ऑयल फील्ड जैसी जो जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप स्टेट लिस्ट में डालिए। ठीक है। तो मतलब मेनली आप समझिए राज मन्नार कमेटी जो थी वो फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें थी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में उससे रिलेटेड बात करी थी, 1969 में आई थी। देन हम बात करते हैं सरकारी कमीशन, जो मैंने आपको बता दिया कि जो बैलेंस ऑफ पावर है उनकी ये बात कर रहे थे, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहे थे। इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि आप इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, जो बाद में आर्टिकल 263 में ऐड करी गई। ठीक है। उसके बाद है नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2000 में आई। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, इस साल के लिए 25 साल पूरे हो गए हैं जी से, तो थोड़ा सा बस इतना पढ़ लो कि इसका काम क्या है ना। तो ये क्या करते हैं, रिव्यूइंग द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ 50 इयर्स। देखो जब आपको पता है कि 1947 में आजाद हुए, है ना, उसके बाद 1950 मेन जो है उसके हिसाब से ये 50 इयर्स 2000 में माने गए, और तब ये क्या किया गया, ये एक नेशनल कमीशन बनाई गई जो रिव्यू कर रही थी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है। एम क्या था इनका, टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स रेलेवेंट फॉर इंडिया डेमोक्रेटिक गोल्स एंड सोसाइटल नीड्स। आपको पता है विद टाइम चीजें चेंज होती है, पहले जो नीड्स थी, पहले जो सोशल इश्यूज थे, और पहले जो मतलब की चीजें थी वो डिफरेंट थी, और अब न्यू एज में चीजें डिफरेंट है। इधर एआई भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो अब जो है चीजें चेंज हो रही है, तो इस हिसाब से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज आना चाहिए, है ना। आपको पता है उस टाइम पर जिस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, इस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारी और चीजें ऐड हो गई हैं, तो उन चीजों को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए विद टाइम चीजों को चेंज करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें चेंज करी जा सकती है उसके ऊपर रिव्यू के लिए ये कमीशन बिठाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते। ओके। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अ, आप पढ़ लो, तब तक मैं अपने जुबान को थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है ना। 15 सेकंड से आपके पास, क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, फिर हम देखते हैं। चलिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो तो हम देख लेते हैं, बट मैं एक चीज बताता हूँ। अब ना आपको चार टर्म्स दी गई हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। आगे आने वाले सालों में आपको यहीं से क्वेश्चन दिख जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर तो डी है, पार्टिसिपेटरी नोट, बट बाकी तीनों से अब आपको आंसर देखने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आगे आने वाले सालों में, जो प्रोमिसरी नोट से पूछा भी गया। ठीक है। इस वजह से कहता हूं कि हमेशा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, अगर कोई चीज दे रखी है, रेलेवेंट लग रही है, तो उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। वो मैंने आपके लिए आगे ऐड कर दिया, मैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो याद रखना, इन्वेस्टर टू ओवरसी इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली। अब क्या हो रहा है, फॉरेन के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। बट क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस पे होती है ना, अब इसके लिए वो क्या चाहते हैं कि वो
रजिस्टर नहीं होना चाहते, बट वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? वो किसी भी एक इंडियन कंपनी के साथ पार्टिसिपेटरी नोट बना सकते हैं कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, तो इस वजह से ये राइट है, बट हमें बाकी चीजें भी पढ़नी है। अब आ गया ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मतलब आप कोई चीज डिपॉजिट कर रहे हैं और उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वही इसकी बात है। अ सेविंग सर्टिफिकेट विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी इशूड बाय बैंक्स टू रेज फंड्स नॉट डायरेक्टली फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। अब क्या बोला गया कि ये जो चीज है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं है। क्या किया जा रहा है? जो बैंक्स है वो क्या कर रहे हैं, वो उनको कैपिटल चाहिए कुछ, ठीक है, तो वो रेज कर रहे हैं मनी बाय गिविंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसमें वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देंगे और मैच्योरिटी भी बताई बताई गई है। ओके, अब करते हैं कमर्शियल पेपर की बात। ठीक है, कमर्शियल पेपर का क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, और कौन करता है इसे इशू? कॉर्पोरेशंस इशू करते हैं, कॉर्पोरेशंस इशू करते हैं। ओके, उसके बाद प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस किया जा रहा है किसी चीज का, तो क्या बोला गया? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पर एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो इतना पैसा वापस करेगी अगली पार्टी को एक सेट ऑफ डेट में, कि उन्होंने सेट कर ली एक डेट की हाँ, आज से 2 साल बाद आपको इतना पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है, इतना पैसा वापस किया जाएगा इतने एक्स्ट्रा पैसों के साथ। ओके, तो ये एक ब्रॉड टर्म है, इट इज अ ब्रॉड टर्म, इसमें बहुत सारी चीजें सब टर्म है जो हमें अभी पढ़नी नहीं है। जितना यूपीएससी ने पूछा है, जितना वो हमसे चाहते हैं हम जाने, हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को पीएचडी करनी है तो वो बिल्कुल एक्स्ट्रा पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट, वही जो ऊपर डेफिनेशन लिखी थी वही इसकी डेफिनेशन है। जब भी कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे इंडियन स्टॉक्स में, बट वो रजिस्टर नहीं है आरबीआई आरबीआई कह रहा हूँ सेबी के साथ, तो फिर क्या होगा? वो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है पार्टिसिपेटरी नोट्स बना के कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे याद रखो, जो चीजें मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे आप याद रखो, तभी याद होंगी चीजें, इतनी सारी चीजें ऐसे कैसे याद करोगे फिर। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है कैंपा रूल्स के से रिलेटेड है। ठीक है, अब कैंपा रूल्स 2016 में आए थे, बट ये धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, है ना। जैसे रिसेंटली भी आप देखते हैं कैंपा रूल्स मेनली क्या है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ब्रॉड वे में, कि समझ लीजिए अंडमान निकोबार है, यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे पेड़ काटे गए, है ना। अब यहाँ पर जो पेड़ काटे गए उसका कंपनसेशन कहीं और किया जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पे हम जितने पेड़ काट रहे हैं उतने पेड़ हम कहीं और लगा देंगे, इंडिया में कोई किसी और जगह लगा देंगे। बट अब कंट्रोवर्सी भी इससे रिलेटेड क्रिएट हो गई, बोला गया था कि यहाँ पे लगाए जाएंगे पेड़, बट वहां पर उसको जो लैंड है उसको बिकाऊ कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है ना। तो यही किया जाता है कैंपा रूल्स में, मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको एजुकेशन देना, है ना, कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना है हमें। ओके, अब क्या है कि कैंपा का मतलब है कि जितने पेड़ यहाँ पे काटे वो कहीं और लगा दिए जाए, बट प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? प्रॉब्लम ये आती है जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो यहाँ पे स्पीशीज सरवाइव कर रही है, जो यहाँ पे लोकल ट्राइब सरवाइव कर रही है, क्या वो किसी और एरिया में किसी और वेजिटेशन के साथ, किसी और क्लाइमेट के साथ, किसी और क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ क्या इसी तरीके से सरवाइव कर सकती है? और ये जो सारी स्पीशीज है जो यहाँ से गायब होंगी, क्या वो यहाँ पर आ जाएंगी? क्या उन्हें रीलोकेट किया जाएगा? ये सारे जो क्वेश्चन है वो कैंपा रूल्स के साथ आते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिखा गया है एज पर लॉ द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल, है ना। अब क्या होता है, आपको जो लोग आके लास्ट में बता देते हैं ये ट्रिक लगानी है, देखो 100 क्वेश्चन है, 100 में से 15 क्वेश्चन वो उठाएंगे और 15 क्वेश्चन में बोलेंगे ये देखो ट्रिक लग रही है, ये देखो ट्रिक लग रही है ना। अब वो जैसे ये देखते एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल में, वो बोलते हैं आपको कि आप ऐसे क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए कि वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में है वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, हर चीज आप ट्रिक से नहीं कर सकते, हर चीज आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के नहीं कर सकते। यस, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, हाँ वही 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो तो आप कर लोगे, बट बाकियों में क्या करोगे अगर आप सिर्फ ट्रिक के भरोसे जाओगे एग्जाम में तो। ठीक है, तो अब देखो एकदम बात सही है, स्टेट के अलग, स्टेट ने अपनी एक अलग अथॉरिटी बना रखी है और नेशनल लेवल पे अलग अथॉरिटी है। ठीक है, जो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करती है। ठीक है,
स्टेट लेवल पे क्यों बनाने की जरूरत है? आप कहीं और का फॉरेस्ट कहीं और पे लगा रहे हैं, लैंड का इशू है, लैंड मतलब कि स्टेट लेवल की बात चल रही है, स्टेट लिस्ट की बात चल रही है, तो स्टेट लेवल पे तो ऐसी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। कॉमन सेंस भी लगाते तब भी हो जाता। ठीक है। People's participation is mandatory in compensatory afforestation program carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act 2016। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये मैंडेटरी है या ये मैंडेटरी नहीं है, क्वेश्चन बस इतना आ गया। अब ना आप खुद सोचो कि क्या पीपल्स की पार्टिसिपेशन, हमें पता है इंपॉर्टेंट तो होगी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स में, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के आप वो काम नहीं कर सकते, बट क्या वो मैंडेटरी होगी? नहीं, वो मैंडेटरी तो नहीं होगी, वो मैंडेटरी तो नहीं होगी। तो ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। अब देखो क्या है, कैंपर रूल्स जो है ना, उनको अब होने वाले हैं जी 10 साल। ठीक है, 2026 में। ओके। दूसरी बात, चल रहा है बहुत ज्यादा न्यूज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के चक्कर में, तो इस वजह से अब कैंपा क्या है क्या नहीं है, भाई साहब इसे पढ़ लो, ये आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ऐसे बोला है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो 2016 में आया, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से, एफिशिएंट तरीके से जो एफॉरेस्टेशन एंड रीजनरेशन के लिए फंड्स हैं उन्हें यूज किया जा सके। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी इम्पैक्ट होगा फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन का फॉर नॉन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट्स, उनका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, उसे कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी जो जगहें ऐसी हैं जहां पर हमें माइनिंग की और रोड्स बनाने की जरूरत पड़ती है। अब उस एरिया को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करना भी जरूरी है, पर वहां पे जो पेड़ कट रहे हैं उनका भुगतान कौन करेगा, कैसे करेगा? तो उसके लिए ये कैंपर रूल्स आए, ताकि जो ये फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन हम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट कम हो सके। ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड, जैसे कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन है, मतलब आप क्या करेंगे कि एक नया फॉरेस्ट बनाएंगे उस जगह को हटाकर जहां पर आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है, पर वहां के जो पेड़ कटे हैं, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी खराब हुई है, उसका कंपनसेशन आप कहीं और कर देंगे। ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पेड बाय यूजर एजेंसीज, प्लीज इसे याद रखना कि सारा पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही इस काम के लिए, एजेंसीज भी देंगी, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी ही हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फंड्स आर डिपॉजिटेड इनटू कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बाय यूजर एजेंसी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। ठीक है। मैंने क्यों लिखा है मुझे पता है, वो आपको यहीं पे घुमाएंगे, वो आपको यहीं पे घुमाएंगे कि ओनली गवर्नमेंट विल मतलब कि इन्वेस्ट इन दिस, या फिर फंड्स डिपॉजिट करेंगी, या फिर बोल देंगे ओनली प्राइवेट कंपनीज विल फंड द डिपॉजिट इन दिस, डिपॉजिट द फंड इन दिस। ठीक है। अब देखो जरा, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, प्लीज याद रखना, वहां पे क्वेश्चन आएगा वो आपको यहीं पे घुमाएंगे, पूरी स्टेटमेंट सारी ठीक लिखेंगे, बस जो एक स्टेटमेंट होगी ना ये वाली, वो आपको यहाँ पे घुमा देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बात करी गई है कि इसको लीगल फ्रेमवर्क कहाँ से मिला है, तो दो जगह से मिला है, याद रखना। एक तो एक्ट आया जिससे ये बनाया गया कैंपा, एक 2018 में रूल्स भी आए इससे रिलेटेड, उससे भी इसे लीगल फ्रेमवर्क मिला है। तो दो जगह से मिले, एक एक्ट से और एक 2018 में 2 साल बाद रूल्स आए वहां से। इसकी जो बॉडी है वो कौन सी है, जो इसकी नोडल एजेंसी है, या हम बोले कि नोडल मिनिस्ट्री है, वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वो हमें कैंपा से ही समझ में आ रहा है कि क्या इसका काम है, तो इसका काम जो है वही मिनिस्ट्री होगी, है ना। स्टेट बॉडीज की बात करें, मैंने आपको बोला कि हर एक स्टेट में अलग उनकी गवर्निंग बॉडी है कैंपा से रिलेटेड। ठीक है। फंड्स की यूसेज कैसे करी जाएगी? एफॉरेस्टेशन कहीं पे हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करा जाएगा। कैचमेंट एरिया है उसके ट्रीटमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान्स के लिए, इन इन जगह भी इसका यूज किया जाएगा। तो आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एफॉरेस्टेशन के लिए नहीं किया जा रहा, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान्स, इन सब चीजों के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके। बोला गया है इनमें से रेगुलेटर्स कौन से हैं, इनमें से रेगुलेटर्स कौन से हैं? अब आपको ना, टेलीकॉम हो, इंश्योरेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
आपको फर्क किससे पड़ना चाहिए कि रेगुलेटर्स कौन से, क्योंकि इन्होंने एटसेट्रा भी लिख दिया है, मतलब इसके अलावा भी कोई चीजें होंगी ना, उनके भी रेगुलेटर्स आपको ढूंढने। अब आप खुद सोच लेना एक बात, क्या कोई कमीशन रेगुलेटर होगी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाना, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करिए। 15 सेकेंड्स है आपके पास। चलिए, अब हम समझते हैं कि हमें क्या देखना है इसमें, कि किस कौन से वो इंडिपेंडेंट जो रेगुलेटर्स हैं, उनको जो रिव्यू करने की पावर है वो किसके पास होगी। ठीक है, अब आपको पता है, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमेशा रिव्यू करने के लिए कमिटीज बैठती हैं। हमेशा कोई भी अगर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है किसी भी सेक्टर का, कुछ भी है, उनको रिव्यू करने के लिए हमेशा कमिटीज बैठती हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन। यार ये तो एडवाइजरी बॉडी है ना, एडवाइजरी बॉडी है ये तो। ये फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस देती है, ये प्लान से रिलेटेड एडवाइस देती है। क्या इनका काम रिव्यू करने का होगा? नहीं, रिव्यू करने का काम हमेशा कमिटीज का होता है। ये कमीशन है, और ये भी क्या बोला, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। रिफॉर्म से रिलेटेड एक कमीशन बनाई गई थी, जो हमारे देश में फाइनेंशियल लेजिस्लेशन से रिलेटेड काम करे। ये रेगुलेटर नहीं थी, नॉट अ रेगुलेटर। या फिर वैसे भी आप समझ रहे हैं ना। अब आओ इधर, मैंने क्या बोला आपको, जब भी कोई रिव्यू करेगा उसके लिए कमेटी बैठती है, तो कमेटी कौन सी है? दो, एक एडहॉक कमेटी, एक पार्लियामेंट डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, है ना। दोनों कमेटी की इधर बात करी गई है, ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो आप थोड़ा सा अगर इतना भी सोचते कि रिव्यू करने की पावर्स किसके पास है, तो भी आप समझ जाते आंसर क्या आएगा। तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, ये तीनों इनकरेक्ट है। ठीक है, आ जाओ। बोला गया है, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो, आप बहुत कुछ मत करना, आप बस एक काम करना, चैट जीपीटी पे ये लिखना, ठीक है, कि ऑल 5 ईयर्स प्लान पॉइंटर्स। गूगल पे लिख देना, चैट जीपीटी पे नहीं लिखना तो गूगल पे लिख देना। आपको ना एक चार्ट आएगा, उस चार्ट का आप क्या करो, प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, उसको प्लीज जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ो रिवाइज करना, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से 5 ईयर प्लान में कौन सी चीजें थी। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है आपके पास 15 सेकेंड है, पढ़ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वॉज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट, डिटरमाइंड टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऐसा बिल्कुल था। सेकेंड 5 ईयर प्लान से मेनली बात करी जा रही थी कि इंडस्ट्री सेटअप करी जाएगी।
इंडस्ट्री सेटअप करी जाएंगी, तो उसमें बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की बात करी गई थी। ठीक है, तो क्या करना था कि इनका सब्सटीट्यूशन करना था उस टाइम पर। ठीक है, अब वो क्या है, मैं यही कह रहा हूँ कि सारी 5 ईयर प्लान करवाऊंगा तो अलग से 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। अब समझाने या तो मैं आपके लिए ये कर दूं, अगर आप चाहते हो ऐसा तो मुझे बता देना, मैं एक अलग से 5 ईयर प्लान्स जो है उनके लिए एक क्लास ले आऊंगा। ये कर सकता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि अभी इस क्लास में ये पढ़ाना तो कोई सेंस बनाता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए एक 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जो 1 घंटे की वीडियो होगी वो अपलोड कर दूंगा। अब ये आपका काम है, आप मुझे बता देना कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट पे हो, द फोर्थ 5 ईयर प्लान एडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। ऐसा बिल्कुल किया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान से। अब ये चीजें सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए, बट उससे आसान क्या है जो मैं इस क्लास में आपको बता सकता हूँ, जिसमें आप क्या करेंगे, आपको अगर ट्रेंड समझ आ गया ना कि कौन से 5 ईयर प्लान में ये चीज करी गई और क्यों करी गई, आपको बैक स्टोरी बताओ, तो फिर आपके लिए चीजें ग्रैब करना आसान हो जाएगी। बोला गया, इन दी फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर दी फर्स्ट टाइम, जैसे मुझे ये दिखता ना, मैं तो स्टेटमेंट को गलत मान लेता। ठीक है, क्यों? इन दी फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर दी फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया, अभी वो कितना आसान चल रहे थे, फ्रॉम दी सेकंड 5 ईयर प्लान ये हुआ, फ्रॉम दी फोर्थ 5 ईयर प्लान ये हुआ, इन दी फिफ्थ 5 ईयर प्लान ये नहीं हुआ, फॉर दी फर्स्ट टाइम ये हुआ। मेरे को समझ आ जाता कि भाई फिर से ये गड़बड़ी कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ प्लान, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी इसके बारे में बहुत बार बात करी गई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात करी गई या इंटीग्रल प्लान के तौर पे इसे ऐड किया गया, पार्ट ऑफ अ प्लान के तौर पे ऐड किया गया, ऐसा नहीं था, इससे पहले भी इसके बारे में बहुत बार बात करी गई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई, पर मैं पहचानता कैसे, मैं पहचानता इससे। ठीक है, तो 1 एंड 2 करेक्ट थे। हाँ, 3 को एलिमिनेट करने के बाद मैं 50-50 तक पहुंचता, पर पहुंचता तो है ना। तो जहां तक पहुंच पा रहे हो, 4 ऑप्शन से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना इज बेटर देन चारों ऑप्शन में कंफ्यूज रहना, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैंने ऐड कर दिया है सेकंड 5 ईयर प्लान एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में, आप पढ़ सकते हैं, बट मैं यही कहूंगा कि दो प्लान को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, हमें स्टार्टिंग से एक स्टोरी की तरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा था जिसकी वजह से ऐसे ऐसे प्लान लेके आए गए थे। ठीक है, तभी हमें स्टोरी समझ में आएगी। चलिए, अब देखिए, ये क्वेश्चन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से रिलेटेड, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं आपको 15 सेकेंड्स के बाद बताता हूं इसके बारे में। ठीक है, ओके, चलिए, गले को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी था, है ना। अब देखो जरा, यहाँ पे बोला गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, इसमें बोला गया कि हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। हाँ, हमें पता है कि 100 से ज्यादा है, मोर देन 100 है। ठीक है, तो 80 मेंबर से भी ज्यादा ही है, मैं ऐसे लिख देता हूँ मोर देन 100, मोर देन 100 है। अब 80 से ज्यादा है या 100 से ज्यादा है, बात तो एक ही हो गई, जो चीज 100 से ज्यादा है वो 80 से तो ज्यादा होगी, तो करेक्ट है। इंडिया इज द लार्जेस्ट, मैं फिर से यहीं पे रुक जाता कि भाई इसका जो मेंबर है वो चाइना भी है, और चाइना जहां पर है तो इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर क्या बन सकता है, मैं यहीं पे रुक जाता। ठीक है,
तो और वैसे भी जब लार्जेस्ट देखा था ना तभी मेरे दिमाग में शक आ जाता कि भाई लार्जेस्ट है या नहीं है, थोड़ा सोच लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में, इन्वेस्टमेंट बैंक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसके बारे में थोड़ा सोच के और फिर कौन सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बिकॉज हमें ये पता है जहाँ पे चाइना और यूएसए वो उनका शेयर होल्ड सबसे ज्यादा रहता है ना, वो सबसे बड़े शेयर होल्डर होते हैं वहां पे। तो जैसे ही मुझे याद आता है कि हाँ इसका तो चाइना भी इसका मेंबर है, तो मैं समझ जाता इंडिया तो नहीं हो सकता, और यही सच है कि इंडिया नहीं है, चाइना है। चाइना के बाद इंडिया आता है, चाइना के बाद इंडिया आता है सेकंड पे। ठीक है, फर्स्ट में कौन है, चाइना है। और फिर वही एकदम एक्सट्रीम बना दिया, AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा क्योंकि यहाँ पे एशियन लिखा हुआ था। अब उनको पता था कि जब ये एशियन पढ़ेंगे तो ये इन्हें सेंस बनाने लगेगा कि एशिया के बाहर कोई होगा नहीं, क्योंकि एशियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। पर आप ये बात समझो कि हाँ इसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि एशिया में डेवलपमेंट करनी है, बट ये इसका मतलब नहीं है कि एशिया के बाहर का इसका कोई मेंबर नहीं होगा। इसके मेंबर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको यूके भी देखने को मिलेगा, जर्मनी भी देखने को मिलेगा, अफ्रीकन नेशंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज भी देखने को मिलेगी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी देखने को मिलेगी। बस याद रखना यूएसए और जापान नहीं है। अ, ऐसे लिख देता हूँ, नॉट मेंबर्स। अगर आगे पूछ लें फिर से तो तब तो पता होना चाहिए, यूएसए नहीं है एंड जापान नहीं है, एशिया से जापान नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि जब इसे फॉर्मली लॉन्च किया गया 2014-15 में, तो उसके बाद अब 10 साल 11 साल हो चुके हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका जो काम है वो क्या है कि ये एशिया में एंड उसके बाहर क्या कर सके, एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, प्रपोज किया था चाइना ने 2013 में, लॉन्च किया गया 2014-15 में बीजिंग चाइना में। ठीक है, इसके मेंबर 100 से ज्यादा हैं, तो जब मैंने बोला 100 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली 80 से ज्यादा तो होंगे। एशिया से भी कंट्री है और नॉन रीजनल कंट्रीज भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यूके और जर्मनी भी है। ठीक है, बट याद रखना नॉन मेंबर्स कौन है, यूएस और जापान, यहाँ पे वो आपके साथ खेल सकते हैं। ठीक है, शेयर होल्डिंग की बात करें तो चाइना लार्जेस्ट, देन सेकंड पे कौन है, इंडिया। और वोटिंग राइट भी किस पे बेस्ड है कि जिसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसको वोटिंग राइट ज्यादा मिलेंगे। और जब चाइना ने कोई चीज प्रपोज करी है तो वो ऐसी ही चीजें रखेगा ही, क्योंकि उसे पता है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो चाहेगा कि मेरा स्ट्रांग होल्ड रहे किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पर भी मैं इन्वेस्ट करूं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि रीजनल कनेक्टिविटी जो है एशिया के अंदर उसे बनाया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके, वेल्थ बने, क्योंकि आपको बताए कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मेनली यूरोपियन साइड पर ज्यादा है ये बैंक, है ना। यूरोपियन साइड पे ये बैंक ज्यादा है, तो अपने एशिया में भी ऐसा कुछ हो जो इन्हें काउंटर कर पाए कि हमारे पास भी हमारा एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके लिए मेनली ये बनाया गया। तो वेल्थ क्रिएशन की इसलिए बात करी गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल, कॉम्प्लीमेंट अदर डेवलपमेंट बैंक्स, है ना, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके लिए बोला गया। इनका फोकस एरिया क्या है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, इन सबसे रिलेटेड काम करते हैं। फिर गवर्नेंस कैसे होगी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है यहाँ पे, जिनको हाईएस्ट बॉडी माना जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, प्रेसिडेंट भी है, इसका इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है। सिग्निफिकेंस पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अब इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट था 2018 में आया था, इसलिए 2019 में पूछ लिया। ऐसी चीजें कहाँ पे हम कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप इन चीजों को पढ़ सकते हो। ओके, तो 2018 में आया तो 2019 में पूछ लिया गया, अब के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एम क्या था कि जो भी स्ट्रेस्ड एसेट है ना, जो 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, उनका रेजोल्यूशन जल्दी से जल्दी करवाया जा सके, उसके लिए ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बना था। ठीक है, ये इसका काम था, इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना।
दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, 15 सेकंड दे रहा हूँ, पढ़ लो समझ लो, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। चलिए, बोला गया जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक, इनके चेयरमैन को कौन सिलेक्ट करता है, कोई ब्यूरो होगा, कौन सा है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, तब था। अब इसको चेंज कर दिया गया है, रिप्लेस्ड बाय FSIB। ठीक है, FSIB इन 2022। अब आप बोलोगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, आगे लिखी हुई है बट मैं बता देता हूँ, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा, आगे लिखा हुआ है तो इतना बड़ा लिख के कोई फायदा नहीं। अब देखो, ये काम था बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का, बट इसे 2022 में रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, आगे आइए। अब देखो, जिस टाइम पर 2016 में आया था, मैं इसीलिए वही चीजें आपको मेनली करवा रहा हूँ जो 2016 में 2015 में आई, क्योंकि इन्हें 10 साल पूरे होने वाले हैं या फिर 10 साल पूरे हो चुके हैं, इस वजह से इसको करना जरूरी है। इसको लाया गया एज एन ऑटोनॉमस बॉडी बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों लाया गया, ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। कैसे इंप्रूव करेंगे, इनके लीडर्स को रिकमेंड करके, जितने अच्छे लीडर्स होंगे उतना अच्छा बैंक वर्क करेगा। ठीक है, उनमें रिफॉर्म सजेस्ट कर कर। ठीक है, किससे रिलेटेड रिफॉर्म्स होंगे, मैनेजमेंट से और परफॉर्मेंस से रिलेटेड। ठीक है, बट इसको रिप्लेस कर लिया 2022 में फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने, FSIB ने, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओरिजिन कैसे हुआ इसका, याद रखना है, इससे रिलेटेड एक कमेटी थी जो बैठी थी 2014 में, PJ नायक कमेटी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 2016 में ये बनाया गया, 2026 में 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बनती है तो उससे पहले कमेटी बैठती है। ठीक है, आपको पता है 2014 में इंद्रधनुष बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए एक स्कीम आई थी, इंद्रधनुष नाम की, 2014 में। तो उसी के तहत एक कमेटी बैठी, PJ नायक कमेटी, जिसने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का मतलब रिकमेंडेशन दी कि आप इसे बनाइए। ठीक है, उसके बाद रिप्लेसमेंट तो हमने देख लिया क्यों ये, बट मेनली आपको ये ओरिजिन याद रखना है। ठीक है, और ये कमेटी याद रखनी है। काम अब आपको पता चल चुका है, दोनों का काम, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का काम भी सेम है जो FSIB का है, बट इसीलिए चेंज किया क्योंकि अब इनको स्ट्रॉन्गर लीगल फुटिंग मिल चुकी है। पहले इतनी स्ट्रॉन्ग लीगल फुटिंग इनके पास नहीं थी, बट इनका नाम चेंज किया, इनमें थोड़ी सी इनको प्रोविजंस इनके साथ रखे गए, जिससे अब ये लीगली ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, अब फॉर द फर्स्ट टाइम, इज द फर्स्ट, इज द ओनली, ऐसे क्वेश्चन, ऐसी स्टेटमेंट जो है थोड़े से सतर्क हो जाया करो, वही इसमें दे रखा है। तो बस मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज प्रेडिक्टेबल, वेरी प्रेडिक्टेबल, कि आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी कहां पर कैसे क्वेश्चन बना रहा है। आपको ध्यान देना है जो स्टेटमेंट गलत की गई है वो क्यों गलत की गई है, कैसे गलत की गई है। सही स्टेटमेंट तो चलो आपने नॉलेज से करेक्ट कर ली, बट बट गलत स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनाई गई है, ठीक है, वो आपको पता करना है, वो आपको समझना है। जैसे हमने पढ़ा अभी 2 क्वेश्चन पहले, कि बाकी सारी स्टेटमेंट्स में नॉर्मल 5 ईयर प्लान में दे रखा है, एक 5 ईयर प्लान दिया, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, उसमें बोला गया फॉर द फर्स्ट टाइम एक चीज ऐड कर दी गई। तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा समझा रहे, तो मैंने आपको बोला है, आपको समझ जाना है, कुछ ना कुछ तो झोल है। ओके, चलिए, इस क्वेश्चन में भी देखिए, बोला गया है PNGRB मतलब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट, रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भी देखा पीछे, फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी गलत, ये भी गलत। फर्स्ट ये नहीं थी, ये पहली तो ट्राई थी, TRAI, है ना,
ट्राई की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट सी कब लाई गई थी? 1997 में। ओके, तो ये गलत हो गया। वन ऑफ द टास्क, मैंने बोला बहुत वाइड, वन ऑफ द, बहुत सारे टास्क हैं जिसमें से एक ये भी है, ऐसा बोला गया। वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ गैस, मार्केट फॉर गैस। ठीक है, वन ऑफ द, ये स्टेटमेंट करेक्ट ही होती है। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्या पता, आपको नहीं पता होता, बट आप ऑप्शंस पे आते आपको पता चलता है वन गलत है, वन तो 3 जगह दिया है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? करेक्ट हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, आज के टाइम पर ये इतना लागू नहीं होता, बट फिर भी आपको ये बात तो समझ आती है ना कि कैसे ही स्टेटमेंट्स वो गलत बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक्स से आया था, उसमें भी जो टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं उससे क्वेश्चन आया था। ये सारी चीजें हम करंट अफेयर्स में कंप्लीट करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एलटीई और वीओएलटीई दोनों में डिफरेंस इतना है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा से रिलेटेड चीज देखने को मिलेगी, इसमें वॉइस के साथ भी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे, वहां पे सिर्फ डेटा ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे वॉइस भी ट्रांसफर करी जा सकती है। ये वोल्ट है, ये एलटीई है। ठीक है, एलटीई इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G, नहीं जी, 4G। ठीक है, मेरे को याद है मैंने बहुत पहले, आई डोंट नो, कॉलेज के टाइम में एक वो लिया था सोनी का फोन, उसमें एलटीई लिखा आता था, तब मैं समझ नहीं पाता था ये एलटीई क्या है भाई, फिर बाद में समझ आया ये तो 4G है। ठीक है, तो तब से मुझे ये याद था। अब ये गलत हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं, जब पहली चीज दिख गई इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, एक चीज गलत दिखी आगे बढ़ जाओ। एलटीई इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वीओएलटी इज वॉइस ओनली, वॉइस ओनली नहीं है, वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी नहीं है, बोथ। जैसे ये सिर्फ डेटा ओनली है ना, ये है वॉइस प्लस डेटा, अभी ऊपर ही बता दिया था मैंने, वॉइस प्लस डेटा टेक्नोलॉजी है ये, इसमें दोनों आती है वीओएलटी में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर मैं बोलता हूँ आप याद रखना, वो एक्सट्रीम जाते हैं, वो दोनों स्टेटमेंट भी गलत करते हैं, तो नीदर वन नॉट टू आंसर होता है। वहां पर ना प्रेशर में ऐसा लगता नहीं कि यार दोनों कैसे गलत दे देंगे, वो भाई देते हैं, याद रखना। ठीक है, यही फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का, कि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें वो कॉन्फिडेंस मिलता है जो हम एग्जाम में बैठ के ढूंढते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब देखो जरा, इसको फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से नहीं है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी अभी आपको करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलेगी आफ्टर 4-5 आवर्स। ठीक है, मैं अब इसके बाद वही रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, और वो आपको मिल जाएगी। बाकी अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ये PYQ की जो नेक्स्ट क्लास है वो कल होगी। तब तक के लिए जय हिंद।